we were on to our topic of purification of organic compounds. In the previous lecture, we had studied about filtration and recrystallization. फिल्ट्रेशन में क्या था, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने, ठीक है, उसमें से जो इनसॉल्युबल पार्ट था हमारे पास फिल्टर पेपर पे रह गया था, फनल के ऊपर जो हमने फिल्टर पेपर रखा था उसके ऊपर जो सॉल्युबल था वो हमारे पास अलग निकल गया था फ्लास्क के अंदर। रिक्रिस्टलाइजेशन में हमने क्रिस्टलाइजेशन की थी, क्रिस्टल्स बनाए थे, ठीक है। तो अभी हमारा अब का टॉपिक है थर्ड, जो हमारे पास प्रोसेस आती है ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, 9th पता नहीं 10th की केमिस्ट्री में पढ़ी थी। क्या होती है कि सॉलिड को मैंने हीट किया, क्या बनेगा, लिक्विड नहीं, सीधा वेपर्स बनेंगे, लिक्विड नहीं बनेंगे, सीधा उसके वेपर्स बन जाएंगे। और अगर उस वेपर को मैंने कूल कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉलिड। दोबारा बता रही हूँ, सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड को हीट किया सीधा वेपर बने, और वेपर को कूल किया सीधा सॉलिड बना, लिक्विड नहीं बना पहले, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन अभी तक पढ़ते आ रहे थे, होती है भाई, होती है सब्लिमेशन, होती है ना। कैसे होती है, ये हमारे पास अपरेटस है। अपरेटस में क्या है, मेरे पास बर्नर है, एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है मैंने, उसके स्टैंड ऊपर स्टैंड है, स्टैंड में के ऊपर मेरे पास एक चाइना डिश है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर मैंने फनल ट्यूब को इन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो दैट मीन्स बेसिकली चाइना डिश के अंदर मेरे पास कोई ना कोई सब्सटेंस है। एग्जाम्पल से करेंगे इसको, एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड लिया, सॉल्ट लिया, इसके अलावा आप और भी चीजें ले सकते हो, जैसे कि नेपथलीन ले सकते हो, नेपथलीन, कैम्फर, कैम्फर पता है क्या होता है, कपूर जो हम यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। कैम्फर के अलावा हमारे पास आ जाता है, ओ एक मिनट, हाँ जी, कैम्फर के अलावा हमारे पास सब्सटेंस आता है एंथ्रासीन या बेंजोइक एसिड, ये पहले भी किया था हमने, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही ये सब्सटेंस हीट अप होगा विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर, तो हमारे पास जो वेपर्स है उसके यहाँ पर जमने शुरू हो जाएंगे। वेपर्स जैसे पानी को उबालते हैं, ऊपर प्लेट रख देते हैं तो प्लेट के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने इस फनल को ऊपर से बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क और कॉटन क्लॉथ, ठीक है, तो क्या होगा, वो बाहर नहीं जा पाएंगे वेपर्स, और यहाँ पर फनल ट्यूब के ऊपर, यहाँ पर ये सब जगह पे ये जम जाएंगे, जम के ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिडिफाइड बन जाएंगे, ठीक है। और वो सीधा हमारे पास सॉलिड से वेपर आ गया ना, सॉलिड से सीधा वेपर, लिक्विड तो बना ही नहीं, सॉलिड को हीट किया वेपर बन गया। अब उसी वेपर्स को उठा के, इसी फनल ट्यूब को अगर आप उठा के कूल करोगे तो मेरे पास वापस से सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। ये होती है सब्लिमेशन, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको क्लियर कर दें, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में हमें पढ़ना है आगे, ये है मेरे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, याद रखो, विच बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन, जल्दी वो डिकम्पोज नहीं होते, एंड कंटेन, सॉरी दोबारा लिख दिया मैंने, कंटेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, मामूली सी इम्प्योरिटीज हो वो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, जिनके पास अपने सफिशिएंट डिफरेंस हो इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बेसिकली उन्हीं लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है। होता क्या है मेरे पास, सिंपल डिस्टिलेशन में लिक्विड है,
उसको हीट करेंगे टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ताकि एक वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे इसमें किया जा रहा है। मेरे पास सॉल्ट और वाटर है, बहुत सिंपल सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, नीचे बंसन बर्नर लगा रखे है, ट्राइपो स्टैंड या कोई भी स्टैंड की हेल्प से क्या है, इसको क्लैंप किया हुआ है बॉटल को या फ्लास्क को। अंदर थर्मोमीटर लगा रखा है, और इस थर्मोमीटर कॉर्क के अंदर फिक्स्ड थर्मोमीटर भी मिलता है। उस कॉर्क को बंद कर दिया, ये वेपर्स आ रहे हैं, स्टीम आ रही है। ये स्टीम पहले तो कुछ हद तक तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रहेगी, ताकि हमें थर्मोमीटर पे टेम्परेचर पता लग जाए। ये आगे किसके साथ कनेक्टेड है, विद द कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है। और ये जो ट्यूब है, ये आगे किसके साथ कनेक्टेड है, आगे फ्लास्क के साथ। ठीक है, ये कंडेंसर क्या करेगा, इसमें से इसके अंदर से इनलेट होगी, ठंडा पानी आएगा, उसको ठंडा करेगा। क्यों, ये गर्म हो चुकी है ना वेपर, ठंडा होगा, ठंडा होता होता इधर आ जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। नमक जो है बेसिकली यहाँ पर रह गया, यहाँ पर इसके साइड्स पे रह गया, और बाहर सीधा साफ सुथरा पानी आ रहा है हमारे पास फ्लास्क। ठीक है, कंडेंसर क्या इसको कंडेंस कर देगा पानी को, जिसमें से नमक वगैरह है, कोई भी इम्प्योरिटीज है, वो ऊपर ही उधर ही चिपक जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर है, ये जो हम यूज करें, इसको लीबिक कंडेंसर भी यूज करते हैं, क्योंकि लीबिक ने बताया था हमें, लीबिक ने दिखाया था पूरे दुनिया को, तो ये लीबिक कंडेंसर हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन है। ये जो ऑब्जेक्ट है सिंपल डिस्टिलेशन का क्या है, सबसे पहले वोलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट करना फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। जैसे सॉल्ट है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, उसको अलग कर दो। वो सेपरेट करना लिक्विड्स को जिनके डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी थी, एक बार दोबारा रिपीट कर दे ताकि आपको याद रहे। अब जो मेथड है किस किस के लिए यूज होता है, सिर्फ पानी के लिए नहीं यूज होता। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन का अगर मेरे पास मिक्सचर पड़ा है, वो इस मदद से अलग अलग हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन, एलिलीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन, दोनों का अलग अलग है। फिर है इथर एंड टोलुइन, इथर एंड टोलुइन दोनों को अलग करता है, दोनों मिक्सचर्स को अलग कर देगा। ठीक है, इथर है 308 केल्विन टेम्परेचर पे बॉइल होता है, टोलुइन बॉइल होता है 384 केल्विन टेम्परेचर पे। नंबर 3 बेंजीन एंड एनिलीन, बेंजीन एंड एनिलीन को भी सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन, बेंजीन का तो याद ही रखो, आगे काम आएगा। एनिलीन का होता है 457 केल्विन। क्लियर, ये होगी हमारी सिंपल डिस्टिलेशन। अब आगे करनी है हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हाँ जी, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्क क्या है, क्या जरूरत पड़ गई हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करने की। यहाँ पे कुछ चीज दिख रहा है आपको पिछली वाली से, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखना, सिर्फ ये वाला, पिछली वाली जो फिगर थी उसमें से देखो डिफरेंस। यहाँ पर थर्मोमीटर लगा था सिंपल, हमारे पास एक फ्लास्क थी। यहाँ पर क्या मेरे पास एक क्या लगा हुआ है, ये कुछ नई सी चीज है ना, ये फ्रैक्शनाइजिंग कॉलम है। क्या है, फ्रैक्शनाइजिंग कॉलम, ये मेरे पास इधर पिक्चर भी पड़ी है, ये रही। ये वाला जो फ्रैक्शनाइजिंग कॉलम है, ये पेट्रोलियम निकालता है फ्रॉम क्रूड ऑयल, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। हमारे पास कच्चा तेल जब आ जाता है, उसको अलग अलग मेथड्स पे, अलग अलग टेम्परेचर पे किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस टेम्परेचर पे मेरे पास फ्यूल ऑयल निकल गया, अगले पे मेरे पास, अगले फ्रैक्शन पे मेरे पास कॉलम पे डीजल निकल गया, अगले कॉलम पे मेरे पास कैरोसिन, अगले कॉलम पे पेट्रोल, और अगले कॉलम पे ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो यहाँ पे निकल रहा है, पैराफिन वैक्स, एस्फेल्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इवन जो कोल tar जो हमारी सड़कों के ऊपर कोल tar डाली जाती है, वो भी इसी से निकलती है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, 10th में पढ़ा था, क्या होता है, वो लिक्विड्स जो आपस में घुले हुए हैं, मिक्स्ड है। ठीक है, विच हैव बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर,
ये मेन पॉइंट है। सिंपल डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट थे वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा गैप था, कहीं पे 50 केल्विन का फर्क पड़ रहा है, कहीं पे 100 केल्विन का फर्क पड़ रहा है, कहीं पे 200 केल्विन का भी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल दोनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग करते हैं। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है मेरे पास 330 केल्विन, मिथाइल अल्कोहल का है मेरे पास 338 तो काफी क्लोज है एक दूसरे से। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने आपको पहले भी दिखाई थी फॉर द पेट्रोलियम, ये रही, यहाँ पे लगी हुई है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, इसके अंदर ढेर सारी ऑब्स्ट्रक्शंस है, बहुत तरह की मिलती है हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बहुत सारी कैटेगरीज आती है। ठीक है, अब ये भी इस सारी के सारी के यहाँ पे रुकावटें हैं, इसको हिंडर कर रहे हैं, जगह जगह पे हिंड्रेंस आ रही है। ठीक है, हॉल्टिंग आ रही है, क्यों होती है? ताकि जो वेपर्स है वो सीधा यहाँ पे ना पहुंचे, जो जो वेपर्स को यहाँ पे रुक जाना चाहिए वो यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर अगले वेपर्स यहाँ पे रुक जाएंगे, अगले वेपर्स यहाँ पे रुक जाएंगे, अगले यहाँ पे, जगह जगह पे वेपर्स रुकेंगे जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, वो लिक्विड सीधा ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो नेसेसरी वेपर्स हमें चाहिए इसके अंदर जाएंगे, नेसेसरी वेपर्स इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से टेम्परेचर पता चलता रहेगा, और यहाँ पे मेरे पास कंडेंसर आ जाएगा। ठीक है, पर्पस क्या है? ताकि ज्यादा सरफेस मिले फॉर हीट एक्सचेंज, और जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं टू द असेंडिंग वेपर्स वो डिसेंड करती रही लिक्विड को, और जो लिक्विड है हमारे पास बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में है, कंप्लीटली डिस्टिल्ड फॉर्म में। ठीक है, यही जो ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे पास है ना, यही जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, इन्हीं के कारण जो है कुछ वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, वापस इसके अंदर गिर जाते हैं, वापस इसके अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, ये फिर से बर्न होगा, फिर से इसमें जो प्योर चीज है वो तो निकल जाएगी, जो इम्प्योर चीज होगी वो वापस नीचे गिरती जाएगी। ठीक है, तो कुछ कंडेंसिंग लिक्विड होते हैं जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हीट ले लेते हैं असेंडिंग वेपर से, फिर वो रीवेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, ताकि जो वेपर्स है वो रिचर हो जाएंगे इन द बॉइलिंग कंपोनेंट। क्लियर? तो ये मेरे पास फ्रैक्शन, आगे वाला प्रोसेस तो सेम ही है जो हमने फ्रैक्शनल वाले में किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो सिंपल हमारे पास था। क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हम नोट कर रहे हैं, यहाँ पर कोल्ड वाटर कंडेंसर का लेबी कंडेंसर है। ठीक है, जो जो हमारे पास यहाँ पर अगर फिर भी कोई इम्प्योरिटी आ गई, कुछ भी रह गया, वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस होता जाएगा और यहाँ पर जमता जाएगा, हमारे पास साफ सुथरा जो लिक्विड है निकल के आ जाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, वाइडली किस में यूज होती है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम निकालने में ये यूज होती है। ठीक, ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे है मेरे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, के सामने पिक्चर बनी हुई है, दैट इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो पेन का कलर चेंज करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, विच इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या फर्क है इसका भी दूसरे वालों में से, पहले दो टाइप की जो डिस्टिलेशन है? ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज होती है, ये उन लिक्विड्स के लिए यूज होती है जो डिकम्पोज हो जाती है एट ए टेम्परेचर बिलो दियर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड्स दैट डिकम्पोज at the temperature below their normal boiling point, उनके लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लिसरॉल है, एग्जांपल ले लो ग्लिसरॉल की। जो ग्लिसरॉल है जब ये बॉईल होता है, ठीक है, ये डिकम्पोज शुरू होना शुरू हो जाता है 563 केल्विन पे। लेकिन अगर इसका प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए एट 12 mm, एट 12 mm अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर दें, तो जो ये है ये बॉईल हो जाएगा 453 केल्विन टेम्परेचर पे।
बिना बिना डिकम्पोजिशन, विदाउट डिकम्पोजिशन। तो क्या करते हैं इसमें हम, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, किसकी हेल्प से, पढ़ा है ना मैनोमीटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फिजिक्स में कर रहे हो, उसमें किया है ना मैनोमीटर, प्रेशर को रिड्यूस या प्रेशर को जानने के लिए, तो इसी मैनोमीटर की हेल्प से ही हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये जो ऑपरेटस है डिस्टिलेशन का अंडर रिड्यूस प्रेशर, सामने पड़ा है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा स्पेस दे दो, सामने पड़ा है आपके पास, वही फ्लास्क है, बंद किया जा रहा है, मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, मान लो ग्लिसरोल ही है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर, थर्मोमीटर पे टेम्परेचर आ रहा है, ये जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई कंडेंसर नहीं है, देयर इज नो कंडेंसर है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं वर्क करेगा। इसमें हमारे पास क्या है, साइड ट्यूब है यहाँ पर, जो कि मेरे पास वाटर आउटलेट के साथ कनेक्टेड है, इज अ डिफरेंट, एक वाटर इनलेट है, आउटलेट, और यहाँ पे ट्यूब लगी हुई है इसकी प्रॉपर, पहले वाले में ट्यूब नहीं लगी हुई थी। इसमें क्या होगा, जो रिसीवर है ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है और मैनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट पंप है ये है वैक्यूम पंप, क्लियर। तो जो भी यहाँ पर आ रहा है सब्सटेंस, ये उससे पहले क्या हो रहा है, यहाँ नीचे तक पहुंचने पहले, इससे पहले वैक्यूम पंप में जाएगा, मैनोमीटर में जाएगा, इसका प्रेशर रिड्यूस होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। तो ये जो मेथड है यूजुअली ग्लिसरॉल के लिए ही यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल को हम सेपरेट करते हैं, इसे ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी स्पेंट फ्लाई इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है, सोप इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो ये कौन सा था, वैक्यूम डिस्टिलेशन। होप सो यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन भी एक काइंड ऑफ डिस्टिलेशन है, अगेन इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। ऑपरेटस देख के ही फर्क पड़ रहा है, ऑपरेटस इसका भारी भरकम बहुत ज्यादा है इसके ऑपरेटस में, पहले वाले तो फिर भी ठीक थे, इसमें तो तीन तीन स्टेप्स आ रहे हैं, मेरे पास तीन तीन स्टैंड लगे हुए हैं सामने। स्टीम डिस्टिलेशन क्यों यूज की जाती है, इट इज यूज फॉर दी सेपरेशन, ऑब्वियसली सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन of liquid which is appreciably volatile। पहले वाले में क्या था, नॉन वोलेटाइल चीजें आ रही थी हमारे पास, दिस इज appreciably volatile, दिस वन इज volatile। किसमें, in steam, that's why steam distillation, because it is volatile in steam from non-volatile components of a mixture। ठीक है, अब होता क्या है, जो मेरे पास लिक्विड आएगा या कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है, उसकी सेपरेशन भी होगी और प्योरिफिकेशन भी होगी, किससे, वोलेटाइल तो है हमारे पास स्टीम में ही चला जाएगा, नॉन वोलेटाइल तो हमारे पास अलग निकल ही जाएगा, ठीक है। ये उन सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करती है जो कि स्टीम के अंदर वोलेटाइल है पर पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, स्टीम के अंदर वोलेटाइल है बट नॉट मिसिबल, नॉट मिसिबल इन वाटर, पानी के अंदर नहीं घुलते ये, पानी में नहीं मिक्स होते ये, ठीक है। और उन सब्सटेंस के लिए यूज होता है जो बहुत ही ज्यादा हाई वेपर प्रेशर रखते हैं, हाई वेपर प्रेशर मतलब 10 to 15 मरकरी mmHg, 10 to 15 mmHg इतना प्रेशर रखते हैं उनका एट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट जितना पानी का है उतना ही, ठीक है, उसमें इतना ज्यादा हाई प्रेशर रखते हैं, बहुत ज्यादा हाई होता है। नंबर 3 दैट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, मिक्सचर के अंदर ही अगर हो उनके लिए हम स्टील डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। पहले वाले जो थे अभी तीन किए हमने, उनमें मिसिबिलिटी थी पानी के अंदर, ये इनकी मिसिबिलिटी नहीं है पानी के अंदर, ये उन सब्सटेंसेस को अलग से प्योरीफाई करेगा। अब इस मेथड में क्या होता है, जो स्टीम है स्टीम जनरेटर से कॉन्टिन्यूसली बबल की जा रही है, ठीक है, देखिए यहाँ तक तो सेम है,
यहाँ पे सेफ्टी ट्यूब सब कुछ लगा हुआ है, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स आ रहे हैं, यहाँ पर पानी है, ठीक है, इधर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। अब ये वाली जो चीज है, ये कंपाउंड है, ये अभी डिस्टिल होगा, इसके अंदर एंटर हो गया, जो वेपर्स है वापस से इसके अंदर आएंगे, अब सिंक के अंदर, कंडेंसर के अंदर आएंगे, सिंक से बाहर निकल रहा है, ये वाटर इनलेट है, सारा इधर जा रहा है और ये प्रोसेस हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, जो वाटर वेपर्स है वो बबल किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टीम जनरेटर के कंटिन्यूसली बबल करेगा थ्रू इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड, ये है इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड जो कि फ्लास्क के अंदर इसको हीट किया जा रहा है। जब स्टीम जो है हीट करेगी लिक्विड को, वो अपने आप में क्या है, कंडेंस होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमारे पास थर्मोमीटर कुछ नहीं लगा, पहले वाले में थर्मोमीटर लगा था, अब वाले में कोई थर्मोमीटर लगा, पता ही है कंडेंस अपने आप ही हो जाना है, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ समय बाद जो मिक्सचर है लिक्विड का और वाटर का, वो जब वो फिर से बॉईल होना शुरू होगा या बॉईल होता रहेगा, तो जो सम ऑफ प्रेशर्स आएगा ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड, मान लो मेरे पास दो ऑर्गेनिक लिक्विड इसके अंदर, एक का प्रेशर है P1, दूसरे का प्रेशर है P2, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, जो P1 है हमेशा इससे कम होगा, नॉर्मल P से, दोनों के एडिशन से कम होगा। अब जो ऑर्गेनिक लिक्विड है, ये लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पर आके वेपराइज होके इधर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे आएगा और यहाँ पर आके वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे जो मिक्सचर होगी स्टीम की, यहाँ पर जो जनरेट हो रही है और यहाँ पर जो जनरेट हो रही है, ये जो स्टीम बन रही है मेरे पास, इसके अंदर वही वही लिक्विड जाएगा जो स्टीम में तो मिसिबल है, स्टीम में तो वोलेटाइल, लेकिन पानी के अंदर इमिसिबल है। अब ये जो लिक्विड है ये डिस्टिल होगा और कलेक्ट होगा इन द रिसीवर, यहाँ पे धीरे धीरे पहले इधर आएगी, यहाँ पे भी अगेन बर्न होगी, सॉरी हीट होगी, फिर से यहाँ पे हीट होगी, वहां पर आके फिर से कंडेंस होगी, जो स्टीम है स्टीम धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी और यहाँ पर आके मेरे पास रिसीवर में डिस्टिल होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर वेपर प्रेशर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आया, और जो यहाँ पे मेरे पास पानी का, ऊपर नीचे डिस्टिल्ड लिक्विड आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, ऑब्वियसली इमिसिबल है ना दोनों लिक्विड में, नॉट मिसिबल इन वाटर है ना, बट वॉलेटाइल इन स्टीम है। यहाँ पे तो ये जो डिस्टिल्ड लिक्विड है वो तो अलग आ जाएगा, जो पानी साथ में वाटर वेपर पानी की आ गई वो तो ऊपर बैठनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा यू कैन से इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, चैप्टर कर रहे हो ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए नीचे बैठ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, या ये ज्यादा डेंस है पानी से, इसलिए नीचे बैठ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो वेपर प्रेशर है पानी का और जो यहाँ पर था, दोनों का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको यूज किस किस के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, किस कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिसके लिए यूज करेंगे। मेरे पास मिक्सचर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। रेजोनेंस इफेक्ट में देखा था ना जब हमने एप्लीकेशन की थी, ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा वाला कम एसिडिक होगा, ऑर्थो वाला कम बेसिक होगा एज कम्पेयर टू पैरा वाले से, बहुत फर्क है दोनों में, एसिडिटी बेसिसिटी का ही फर्क पड़ रहा है। इनको मैं स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग अलग कर सकती हूँ, क्योंकि है तो दोनों नाइट्रोफिनोल ही, एक ही तरह के, बस सिर्फ NO2 की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। या मेरे पास इम्प्योर सैंपल है एनिलीन का, अकेला एनिलीन है, इसके अंदर पता ही नहीं क्या कुछ है, इम्प्योर है कंप्लीटली, उसकी प्योरिफिकेशन भी इसी स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से ही होगी, ठीक है। यहाँ पर वही चीज हुई है, स्टीम बनी यहाँ पे, इधर गई, यहाँ के गई, अभी इसको डिस्टिल कर रहे थे, अभी डिस्टिल होते होते इधर हो गया, तो यहाँ पे सिंक से जो फालतू का था पानी वो बाहर निकलता रहा, ऑब्वियसली कंडेंसर है यहाँ पे, इसको ठंडा कर रहा है, तो सारा मैंने आपको पहले करवा दिया, ये डिस्टिल लिक्विड अलग अलग निकला है, पानी अलग निकला है, ठीक है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट, अब हमारे डिस्टिलेशन के सारे टॉपिक खत्म हो गए। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन डिफरेंट टॉपिक है बहुत। ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है यूज किया जाता है टू सेपरेट ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको शेक करना है बाय शेकिंग। उठाना है, जैसे पहले के टाइम पे कोल्ड कॉफी बनाते थे ना, शेक करके, बहुत पहले बनाते थे ऐसे। उसको शेक करना है, ठीक है, विद सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई भी मेरे पास एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, उसको शेक करेंगे, और उससे हमारे पास क्या है, सेपरेट हो जाएगा इम्प्योर और प्योर अलग अलग, ठीक है। वो कंपाउंड जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है वही इसमें यूज होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन है उसको मिक्स किया जाता है छोटी सी क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन ए सेपरेटिंग फनल, ठीक है, इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन होगी इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन आपको आगे आएगी, अगर पहले करके आए हो दैट इज वेरी गुड। इसमें देखेंगे हम क्या है, जितने ज्यादा मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो सकती है वो होगी, और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है बार बार, ठीक है। मेरे पास जैसे इस तरह के सारे सब्सटेंसेस है, इसके अंदर डाल दिए गए, ठीक है। अब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आया ये, जैसे यहाँ पर ये आया, ऑब्वियसली इसको शेक भी किया जा रहा था, और अच्छा ये मेरे पास, सॉरी ये गलत मैंने आपके सामने पिक्चर ला दी, चलो कोई बात नहीं। मेरे ध्यान में नहीं रहा ये टॉपिक, सॉरी। इसके अंदर मेरे पास जो भी यहाँ पर सब्सटेंस है, इस तरह से मेरे पास आएगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ, ठीक है, जिसको हम कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, और ये वाला भी चीज यहाँ पर जो है ये क्लोज होगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं हम। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी एक्वस लेयर है, ठीक है, यहाँ तक इसकी एक्वस लेयर आ रही है। एक इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, इसको शेक करते जाएंगे, शेक करते जाएंगे, जैसे शेक करते रहेंगे इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉल्वेंट लेयर में वो अलग हो जाएगा, एक्वस लेयर अलग हो जाएगी एक्सट्रैक्शन के बाद। अब ये चीज यूज की जाती है एनिलीन और वाटर दोनों मिक्स हुए पड़े हैं। देखो एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन है, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि ये दोनों आपस में के मिक्स्ड रहेंगी, बट विद द टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि शेक करते रहेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स भी करेंगे, जितनी नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं उतनी ज्यादा करेंगे, और उतना ही ज्यादा हमारे पास ये सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाएगा। इसके बारे में इतना ही करना है आपने, ठीक है। अभी आगे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का था मेरे पास एक सेक्शन, ये रहा। क्रोमेटोग्राफी हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द मेथड या प्रिंसिपल, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं यूज होता, जिनके अंदर पोरस मीडियम जो सब्सटेंसेस उनके होते हैं ना वो प्रेजेंट हो, बेसिकली बहुत ही मॉडर्न मेथड है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का, और उसकी प्योरिफिकेशन के लिए भी। ये बेस्ड ऑन द कलर, ठीक है, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कलर। इसके अंदर होता क्या है, जो रेट एट विच जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के मूव करते हैं थ्रू अ पोरस मीडियम, या मैं कह दूं स्टेशनरी फेज में जब क्या मूव करते हैं कंपोनेंट्स जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट और गैस, इसके अंदर सिर्फ जरूरत नहीं है लिक्विड ही लेना, हम गैस भी ले सकते हैं, उसमें हम क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलती है। यू कैन सी दिस थ्रू दिस पिक्चर, मेरे पास क्या इंक है, पेंसिल लाइन की स्पॉट ऑफ अ ब्लैक इंक और पेंसिल लाइन, ठीक है। मैंने इसको क्लोज जार में रखा, फिल्टर पेपर है उसके ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है उसके ऊपर ब्लैक इंक लगी है, उसको मैंने जार के अंदर रख दिया पानी के अंदर डिप करके। ये आप खुद भी देख सकते हो, जैसे ही आप पानी के अंदर डिप करोगे ना, इतना पार्टी डिप करे इसलिए टच नहीं करेगा आपस में, इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है पानी से, इंक के मार्क को। जैसे आप देखोगे कि देखिए इसके कलर चेंज होने शुरू हो जाएंगे, ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, पहले ब्लू कलर आएगा फिर ग्रीन फिर रेड, ऐसे से कलर चेंज हो तो वो अपने आप ऊपर की तरफ स्ट्रिप के ऊपर पानी एब्जॉर्ब करे उसको
एब्जॉर्ब कर रहा है फिल्टर पेपर पानी को, और डाइज आ रही है जिस चीज से कलर बना है, ब्लैक कलर जिस चीज कलर से बना है, जिस चीज डाई से बना है, वो हमारे पास धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। ये है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास टाइप्स आ जाती है क्रोमेटोग्राफी की। दैट इज फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हमने अभी दिखाया। उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या कहते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होती है हमारे पास, एब्जॉर्बेड कॉलम होती है, एक सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, एक एल्यूशन होती है हमारे पास, ये एल्यूटेड है मॉलिक्यूल्स। इसमें एब्जॉर्बेंट लिया जाता है जैसे कि एलुमिना, Al2O3। ठीक है, सिलिका ले लिया जाता है, SiO3, SiO2, या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, या फलज अर्थ ले लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी। उसको पैक किया जाता है एज अ कॉलम। ठीक है, इस तरह से ब्यूरेट में, ये ब्यूरेट होती है। ब्यूरेट बहुत लंबी ट्यूब होती है, उसके अंदर मार्क्स लगे होते हैं काफी सारे कि क्या इसका लेवल जा रहा है। ठीक है, इसको, इसके अंदर क्या करना है, मिक्सचर और सॉल्वेंट डाल दिया, एब्सॉर्बेंट। ठीक है, इसको डाल के स्टेशनरी रख दिया, बिल्कुल नहीं हिलाना डुलाना, इसको रख दिया बस। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो सैंपल है वो आपस में सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, कलर्स के फॉर्म में हमें देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हिलाना डुलाना कुछ नहीं, कोई हीट नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आप आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। तो जो कलर्स हमारे पास सामने आ रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है, मोबाइल फेज अलग आ गया, सैंपल जो अपने आप सेपरेट हो रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद देखेंगे ऊपर हमारे पास मोबाइल फेज अलग आ रहा है, जो वीकर वीकर इंट्रैक्शन थी वो नीचे जा रही है, और स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन बीच पे रह रही है। फिर ये सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब हम इसको निकाल सकते हैं। ब्यूरेट क्या से, ये ना स्टॉपर होता है, इसको आप घुमाओगे तो ये लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा। लिक्विड निकाल के यहाँ तक निकाल दोगे, रिजॉल्वेंट बैंड हमारी अलग आ गई। फिर ये वाला अलग किसी और बीकर में निकालो, ये किसी और बीकर में निकाल लो, ये इतना ईजी होता है। इस मेथड के एप्लीकेशंस के, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन निकल जाती है अलग। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, वो फिनॉल थी पहले वाली, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, दोनों बड़ी इजी निकल जाएंगी। ठीक है, ब्लू और रेड डाई, ब्लू एंड रेड डाई को अलग कर सकते हैं हम अगर दोनों मिक्स होगी। पहले किया था ना, जो पहले क्रोमेटोग्राफी की स्लाइड देखी उसमें यही चीज थी। ठीक है, इवन हम प्लांट पिगमेंट और अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है? कलर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट करती है, नेक्स्ट टाइप है एब्जॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको टीएलसी क्रोमेटोग्राफी भी कहती है, सिंपल टीएलसी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मिक्सचर है, इट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, थिन लेयर आती है उसमें। होगा क्या, मेरे पास सैंपल स्पॉट पड़ा है, मेरे पास ये फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर स्पॉट पड़ा है। ठीक है, इसको मैंने चेम्बर के अंदर डाल दिया, वही सेम पहले वाला, हिलाना नहीं है इसको। इस टीयर से चेम्बर के अंदर बिल्कुल पतली सी हमारे पास लेट होती है, उसके अंदर डाल दिया। धीरे धीरे देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कलर्स अलग अलग निकलने शुरू होगी। और टाइम दोगे, ओरिजिनल सैंपल नीचे रह गया, वो भी रहेगा, पहले वाले में तो वो गायब हो गया था, ये भी रहेगा। जो सी कंपाउंड नीचे रह गया, बी कंपाउंड ऊपर आ गया, ए कंपाउंड और भी ज्यादा ऊपर आ गया। जितना ज्यादा डिस्टेंस मूव करेंगे सब्सटेंस एक दूसरे से फ्रॉम द बेस लाइन, उतने ही ज्यादा क्या हमारे पास प्योर सब्सटेंस बन के आ रहा है अब। ठीक है, और कुछ स्पॉट्स जो है हम अल्ट्रा वायोलेट लाइट से, यूवी लाइट से ही देख पाते हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हो। क्लियर? सो दैट इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह गया अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये लास्ट टॉपिक है प्योरिफिकेशन का। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन टेंडेंसीज ऑफ अ सब्सटेंस कि वो डिस्ट्रीब्यूट या पार्टीशन करें बिटवीन टू फेसेस, उसके ऊपर बेस्ड है ये। अब इसमें क्या होता है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है एक तरह से, जिसमें क्या है, एब्जॉर्बेंट जो है कॉलम को एक पेपर स्ट्रिप में रख लेते हैं। ठीक है, वही चीज पहले वाली। ठीक है, सॉलिड स्पॉट है उसके आसपास बनना शुरू हो जाते हैं, इसमें पार्टीशन होने लग जाती है, ऊपर नहीं आता जैसे पहले वाली थी ना, अलग अलग निकल के कलर आगे नहीं, इसके आसपास से बनना शुरू हो जाता है, इसके आसपास एक और बन जाएगा, फिर एक और बन जाएगा।
इस तरह से, तो ऐसे स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। लाइन ड्रॉ कर दी जाती है विद द पेंसिल, ठीक है, ऑन अ क्रोमेटोग्राफी पेपर प्लेस्ड ऑन वन एज, ठीक है। फिर एक ड्रॉप डाली जाती है सोल्यूशन की ऑफ अ मिक्सचर, और इससे क्या धीरे धीरे अपने स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ये सारे के सारे स्पॉट्स बनने शुरू हो गए उस पेपर के ऊपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर, फिल्टर पेपर नहीं यूज होगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज होगा, ठीक है। और इवन इन स्पॉट्स को हम ड्राई भी कर सकते हैं बाय ब्लोइंग हॉट एयर, ब्लो ड्रायर की मदद से। ये मेरे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आ गई, ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, यानी कि जो लिक्विड लिक्विड हमारी चीजें अलग निकल सकती है, उसी में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने आज 7 कर लिए, अब 2 पहले वाली क्लास में कर लिए थे, पीछे वाले 7 अब कर लिए। अब आगे हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है बुक में, वो आप करोगे। फिर हमारे पास बस 2 दिन का टॉपिक रह गया इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, एंड दैट टॉपिक इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट, पिछले 2-3 सालों में आईआईटी, जेई, नीट तीनों में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो करना ही करना है हर हाल में, क्लियर।